एलोवेन गांव ग्रैंडवुड जंगल की हरी भरी बाहों और एल्ड्रिम की ऊंची चट्टानों के बीच बसा था। यहाँ के लोग साधारण थे, किसान, लकड़हारे और लोहार जो जमीन के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस शांत जगह में भी कहानियां धीरे धीरे सुनाई जाती थीं। शाम को बच्चे आग के पास बैठकर अर्वेंथोर के क्रिस्टल की कथा सुनते थे, एक ऐसा रत्न जिसे देवताओं की रोशनी कहा जाता था। यह क्रिस्टल हजारों साल पहले संरक्षकों ने मनुष्यों से छिपा दिया था। 15 साल का कायल यह कहानी कई बार सुन चुका था, लेकिन हर बार उसे अपने सीने में एक अजीब खिंचाव महसूस होता था कि जैसे कोई आवाज उसे जंगल के गहरे हिस्से में बुला रही हो, किसी भूली हुई चीज की ओर। कायल का पिता, जो पहले सैनिक था, जादू और किस्मत की बातों को मजाक समझता था। सपनों को काव्यों के लिए छोड़ दो, वह कहता था, लोहे की चाबी पर हथौड़ा मारते हुए। जादू तुम्हें केवल छुरा घोंप कर वापस देता है। लेकिन कायल उस कहानी को भूल नहीं पाया, खासकर तब से जब उसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा उसके दादा के पुराने झोपड़े के नीचे की फर्श में छिपा था। पीला हुआ पार्चमेंट जिसमें मोम लगा था, किनारों पर अजीब रून लिखे थे। बीच में एक चिन्ह था जो सूरज जैसा दिखता था, पेड़ की बेलों से घिरा हुआ, जो ग्रैंडवुड जंगल के अंदर एक जगह को दर्शाता था। कायल ने कंपाते हुए नक्शे पर रास्ता ट्रेस किया। उसे कुछ निशान पहचान में आए, जैसे जुड़वां ओक के पेड़ और विलाप करता झरना, पर बाकी जगहें अज्ञात और प्राचीन लग रही थी। उसने किसी को नहीं बताया, अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीरा को भी नहीं, बस कंपनिये नहीं, जो गांव की वैद्य की शिष्य थी, अभी नहीं। वह सुनिश्चित होना चाहता था। उस रात जब गांव सो रहा था, कायल छुपकर जंगल की छाया में गया। उसके पास नक्शा, एक छोटी छुरी और पानी की बोतल थी। वह अनजाने में कदम बढ़ाता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना होता गया। पेड़ एक ऐसी भाषा में राज फुसफुसा रहे थे जो पत्थर से भी पुरानी थी। कायल को खिंचाव और तेज होता महसूस हुआ, जैसे कोई प्राचीन ताकत उसे देख रही हो। सुबह होते होते कायल नक्शे पर दिखाए गए स्थान पर पहुंच गया। एक पत्थर का घेरा आधा काई से ढका हुआ, जिसमें नक्काशी धुंध में हल्की चमक रही थी। बीच में एक तख्त था। कायल के पास आते ही हवा चमकने लगी। एक आवाज उसके मन में गूंज उठी, जो प्रकाश चाहता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसके सोचने से पहले जमीन कांपी, बेलें जमीन से उगी, उसके हाथों को घेरते हुए उसे आगे खींचने लगी। एक तेज रोशनी के साथ वह गट्टेटिया गायब हो गया। कायल किसी और जगह जागा, एक पर्वत की चोटी पर, तेज हवाओं और बर्फीले बादलों से घिरा। सामने का तख्त लाल रोशनी से चमक रहा था। प्रकाश पाने के लिए तुम्हें डर को हराना होगा, वह आवाज फिर से आई। अचानक एक विशाल ग्रेवथोर्न नामक जीव, जो बचपन के डर का रूप था, धुंध से निकला। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसकी गर्जना चट्टानों को हिला रही थी। कायल भागा, पर कुछ कदम बाद वह रुक गया। यह परीक्षा थी, अगर वह अब भागा तो कभी वापस ना आ पाया। उसने पलटा, अपनी छुरी निकाली और जीव का सामना किया। यह उस पर हमला करने लगा। कायल झुका, उसकी पंजों से बचा। उसने ऊपर की तरफ छुरी घोंपी, नरम पेट के हिस्से को चीर दिया। जीव गरज उठा और धुंध में खो गया। तख्त लाल चमकने लगा, फिर शांत हो गया। कायल सफल था। दुनिया फिर बदली। अब कायल एक विशाल दर्पणों के हॉल में खड़ा था। हर दर्पण में उसकी एक अलग छवि, गुस्सा, उदासी, गर्व, टूटन। बीच में तैरती हुई एक किताब थी, प्रतिध्वनि ग्रंथ। उसके मन में एक सवाल आया, सच क्या है जब हर रूप अलग कहानी बताता है? कायल दर्पणों के पास गया। उसने हर छवि को सुना। एक अपास आवाज अपनी महानता का घमंड कर रहा था। एक किसी बहन का शोक मना रहा था, जो कायल के पास कभी नहीं थी। एक कह रहा था कि क्रिस्टल किसी का नहीं है। उसने आंखें बंद की। सच वह नहीं जो कहा जाता है, बल्कि वह है जो मैं बनने का चुनाव करता हूँ। सुझाव दर्पण टूट गए, किताब गायब हो गई। आवाज गूंजी, बुद्धि जवाबों में नहीं, समझ में है। दूसरी परीक्षा पूरी। इस बार कायल एलोवेन में था, अपने एलोवेन में, लेकिन सब कुछ काला और धुंधला था। आसमान राख जैसा था, पेड़ सूखे हुए और गांव जल रहा था। उसने लीरा को देखा, जो एक गिरे हुए बीम के नीचे फंसी थी और चिल्ला रही थी। वह उसकी तरफ भागा, उसे उठाने की कोशिश की, पर एक साया हुआ रूप सामने आया, खुद कायल का।
और शांत रहा। पर छाया में तुम केवल एक को बचा सकते हो, लीरा या क्रिस्टल। कायल ठिठका। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, परीक्षा असली थी। दुनिया चुनो या जिसे तुम प्यार करते हो। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे चुनता हूं। जैसे ही उसने लीरा की ओर हाथ बढ़ाया, उसके सीने से प्रकाश निकला। अंधकार गायब हो गया। तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है। कायल पत्थर के घेरे पर वापस आया। उसके हाथ में चमकता हुआ एक टुकड़ा था, क्रिस्टल। वह जीवन से धड़क रहा था। उसकी रोशनी गर्म और शांत थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। जंगल से एक व्यक्ति निकला, एलेंडोर, गांव की पुरानी द्रुइड की तरह। उसने सिर झुकाया। तुमने संरक्षक को जगाया है, उसने कहा, और दुनिया को जल्द ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कायल समझ नहीं पाया। एलेंडोर ने बताया कि क्रिस्टल केवल एक हिस्सा था। 5 टुकड़े थे जो विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। जब वे एक साथ आएंगे तो या तो वे दुनिया को ठीक करेंगे या नष्ट कर देंगे, और उन्हें पाने की कोशिश करने वाले हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। अंधेरे वाले। कायल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें पहले ढूंढूंगा। कायल वापस एलोवेन लौटा। चांदनी किनारे के एक शांत गांव मुनशोर में मैक्स नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे खेलते थे, मैक्स गुफाओं की खोज करता, पेड़ों पर चढ़ता और लाइट हाउस के पास पुराने साहसिक किताबें पढ़ता। उसका सबसे अच्छा दोस्त जूजू था, एक बोलने वाला तोता जो केवल पहेलियां बोलता था। ज्यादातर लोग जूजू को बस शोर मचाने वाला और मूर्ख समझते थे। इचिपस है, लेकिन मैक्स जानता था कि वह खास है। एक तूफानी दोपहर मैक्स ने पुराने लाइट हाउस पर चढ़ाई की। आसमान में बिजली चमकी और गरज हुई। ऊपर के कमरे में एक धूल भरे लकड़ी के फर्श के नीचे छुपा हुआ मैक्स को एक चमकता हुआ लाल पत्थर और एक नाजुक नक्शा मिला। नक्शा सोने की स्याही में बना था और समुद्र के पार एक रहस्यमय जगह ड्रैगन द्वीप में दिखा रहा था। उत्साहित होकर मैक्स अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीना के पास भागा, जो गांव की लाइब्रेरी के ऊपर रहती थी। लीना होशियार, शांत और प्राचीन नक्शों और भाषाओं की बड़ी जानकार थी। उसने ध्यान से चिन्हों का अध्ययन किया। यह द्वीप किसी आधुनिक नक्शे पर नहीं है, ये नहवाया ताकोई पतिक है, उसने धीरे कहा। लेकिन इस कथा के अनुसार यह कभी ड्रैगनों का घर था और इसे हार्ट फायर पत्थर नामक चीज से बचाया जाता था। अगली सुबह मैक्स, जूजू और लीना ने सामान इकट्ठा किया और एक लकड़ी की नाव बनाई। गांव वाले सोच रहे थे कि वे फिर से शरारत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वे चुपचाप नाव पर सवार होकर रवाना हो गए और एक नोट छोड़ गए, हम जल्द लौटेंगे, संयम। सबसे बड़ी खोज के साथ। समुद्र बहुत उथल पुथल वाला था। उन्हें तूफान, बड़ी लहरें और समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा। एक रात जूजू ने एक पहेली कहते हुए उन्हें जगाया। क्या है जो कभी नहीं दिखता लेकिन हमेशा पास होता है, बोलता नहीं पर डराता है? अचानक घना धुंध छा गया। पानी के नीचे से गहरी गर्जना सुनाई दी। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था तो मैक्स का चमकता हुआ पत्थर रोशन हुआ और रास्ता दिखाने लगा। धुंध छटी और सामने एक अजीब द्वीप था जो ड्रैगन के सिर जैसा दिख रहा था। द्वीप सुंदर लेकिन अजीब था। पेड़ चमक रहे थे, नदियां ऊपर की ओर बह रही थीं, और विशाल चमकदार मशरूम रास्ते रोशन कर रहे थे। लेकिन कुछ गलत लग रहा था। चट्टानें फीकी ग्रे पत्थरों में बदल रही थीं और जानवर डर के मारे भाग रहे थे। द्वीप के केंद्र में उन्हें एक खुला मैदान मिला जिसमें एक क्रिस्टल गुंबद था। अंदर एक नन्हा ड्रैगन था जिसके पन्ना जैसे हरे आंखें और छोटे पंख थे। मदद करो, ड्रैगन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं ड्राको हूं, द्वीप मर रहा है। ड्राको ने बताया कि बहुत पहले ड्रैगन यहां शांति से रहते थे, जब तक कि मोर्टाज, एक लालची जादूगर, नहीं आया। वह ड्रैगन की जादुई शक्ति पर कब्जा करना चाहता था। जब ड्रैगन ने मना किया तो उसने द्वीप पर श्राप लगा दिया, जिससे धीरे धीरे सब पत्थर में बदलने लगा। केवल हार्ट फायर स्टोन इसे तोड़ सकता था, लेकिन वह खो गया था जब तक मैक्स ने उसे नहीं पाया। अचानक धमाका, गरज हुई। पेड़ों से एक काला साया उठा। मोर्टाज वापस आ गया था। पत्थर मुझे दो, मोर्टाज गरजा। आए अच्छा, हाथ में ड्रैगन की हड्डी से बना टूटा हुआ छड़ी लिए हुए। मैक्स ने मना किया। मोर्टाज ने छाया प्राणी भेजे। वे जादुई फंदों, लावा के गड्ढों से कूदते हुए भागे
और जूजू की पहेलियां हल करते हुए बच निकले। वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचे जो बेलों से आधा ढका था। अंदर लीना ने एक पुरानी खुदाई देखी जिस पर लिखा था, सिर्फ वही जो बहादुर है और अग्नि द्वारा मार्गदर्शित है द्वीप की आत्मा और सौम आत्मा वापस ला सकता है। मैक्स समझ गया कि उसे क्या करना है। हार्ट फायर स्टोन को द्वीप के ऊपर स्थित ज्वालामुखी के हृदय में रखना होगा, लेकिन रास्ता खतरनाक था और भी छाया राक्षसों ने पहरा दिया था। जैसे जैसे वे ज्वालामुखी पर चढ़े, जमीन हिलने लगी। मोर्टाज उड़ने वाले जानवर पर उन्हें पकड़ने आया, मंत्र पढ़ता हुआ। ऊपर लावा उबल रहा था और हवा गर्म थी। मैक्स ने पत्थर को मजबूती से पकड़ा। यह सिर्फ ड्रैगनों की बात नहीं है, उसने कहा, यह कुछ प्राचीन और खूबसूरत को बचाने की बात है। जैसे ही मोर्टाज पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी चमकी। द्वीप की गार्डियन स्पिरिट, एक विशाल पारदर्शी ड्रैगन, आग से उठी। मैक्स, तुम्हारा दिल शुद्ध है, जो करना है करो। मैक्स आगे बढ़ा और हार्ट फायर स्टोन को ज्वालामुखी के हृदय में डाल दिया। एक सुनहरी आग की लपट आसमान में उठी। मोर्टाज चिल्लाया और धुएं में गायब हो गया। द्वीप कांपा, फिर सब कुछ बदल गया। पत्थर का श्राप टूट गया, रंग लौट आए, पेड़ खिले, जानवर नाचे। जो ड्रैगन पत्थर में बदल गए थे वे जाग गए, अपने पंख फैलाकर खुशी से गरजे। ड्राको के पंख चमकने लगे और बड़े हुए। मैं उड़ सकता हूं, वह चिल्लाया। वह आसमान में उड़ गया, सुनहरी आग की लपटें छोड़ता हुआ। गार्डियन स्पिरिट ने सिर झुकाया। तुमने ड्रैगन द्वीप को बचा लिया मैक्स, और अब यह हमेशा जिंदा रहेगा। वे जाने से पहले ड्रैगन सितारों के नीचे जश्न मनाए। उन्होंने मैक्स को सम्मान के लिए ड्रैगन का एक स्केल दिया, लीना को ज्ञान का एक स्क्रोल जमाया और सास पगड़ोई जूजू को एक सुनहरी टोपी जैसी पर्स दी जो उसने गर्व से सिर पर पहनी। ड्राको उन्हें समुद्र पार वापस ले गया। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, किसी ने उनकी कहानी नहीं मानी जब तक ड्राको ऊपर से गुजरता हुआ खुशी से गरजा नहीं। मैक्स ने ड्रैगन स्केल को अपनी खिड़की के पास कांच के जार में रखा। वह हर रात हल्की चमकता उसकी सबसे बड़ी साहसिक कहानी की याद दिलाता। जूजू मैक्स के कंधे पर बैठा और फुसफुसाया, समुद्र में अभी भी रहस्य हैं, आसमान में अभी भी सितारे छुपे हैं। मैक्स कोई आम लड़का नहीं था, उसकी सोच बहुत ज्यादा गहरी थी। वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था और उसकी जिज्ञासा तो कमाल की थी। उसके मोहल्ले वाले उसे मैक्स द माइंड कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई गैजेट बना रहा होता, पहेलियां हल कर रहा होता या अपने घर के पिछवाड़े में रोबोट्स बना रहा होता। एक बरसात वाले दिन मैक्स अपने दादाजी के अटारी में कुछ तलाश रहा था। लकड़ी की पुरानी जमीन हर कदम पर चरमराती थी। हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे छोटे छोटे तारे तैर रहे हों। तभी उसे किताबों के पीछे एक पुराना सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक अजीब सी घड़ी थी जिसमें कोई नंबर नहीं था और उसमें 3 एक्स्ट्रा सुइयां थीं। साथ में एक नक्शा भी था, लेकिन यह कोई आम नक्शा नहीं था। यह सुनहरी स्याही से चमक रहा था और जब मैक्स सीधा ना देखता तो उसमें की जमीनें थोड़ी थोड़ी हिलती नजर आती। नक्शे के नीचे लिखा था, टू द किंगडम ऑफ टाइम ओनली द क्यूरियस शैल पास। मैक्स की आंखें खुल गईं। किंगडम ऑफ टाइम, ये क्या है भला? जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, वो उल्टी दिशा में टिक टिक करने लगी और फिर सब कुछ बदल गया। अध्याय 2। गियर्स और रोशनी का भंवर। अचानक मैक्स को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पूरा अटारी घूमने लगा, लाइट्स चमकने लगी और गियर्स हवा में तैरने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पाया और पल भर में गायब हो गया। जब मैक्स ने आंखें खोली तो वो अटारी में नहीं था। वो एक सुनहरी सी बड़ी सी जगह में खड़ा था जहां चारों तरफ तैरते टापू थे, घूमते हुए घड़ी के टॉवर थे और उड़ती हुई अजीब सी मखलूकें थीं जिनके पंख रेत घड़ी जैसे थे। आसमान नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था और समय अजीब था, कहीं तेज कहीं बहुत धीमा। मैक्स किंगडम ऑफ टाइम में था। मैं कहाँ हूं? उसने धीमे से कहा। एक छोटी सी आवाज आई, तुम लेट हो, तुम्हें तो कल आना था। मैक्स ने पीछे देखा। एक खरगोश जो चश्मा और कोट पहने था उससे बात कर रहा था। मैं हूं टिकल्स, रॉयल टाइम कीपर। किंगडम में स्वागत है। हमें तुम्हारी जरूरत है, समय टूट रहा है। अध्याय 3। समय की परेशानी। टिकल्स ने रास्ते में सब कुछ समझाया। किंगडम ऑफ टाइम 4 जादुई टाइम क्रिस्टल्स से जुड़ा था जो 4 अलग अलग दुनियाओं में थे। सुबह का राज्य रियल्म ऑफ डॉन, दोपहर का राज्य रियालम ऑन ऑफ नून, शाम का राज्य रियालम ऑन ऑफ डस्क
आधी रात का राज्य, रियालम ऑन ऑफ मिडनाइट। लेकिन कोई इन क्रिस्टल्स को चुरा चुका था और अब समय बिखर रहा था। पेड़ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, नदियां उल्टी बह रही थीं और लोग टीवी की तरह फ्रीज हो गए थे। सिर्फ कोई ऐसा जो दिल से जिज्ञासु और दिमाग से तेज हो, वही इसे ठीक कर सकता है, टिकल्स ने कहा। और वो तुम हो। मैक्स ने बिना सोचे कहा, चलो समय को बचाना है। अध्याय 4। सुबह का राज्य। पहला पड़ाव था रेल्म ऑफ डॉन, जहां हर पल एक नया सूरज उगता था। वहां के परिंदे उल्टे गाने गाते थे और पेड़ बार बार खिलते और मुरझाते थे। मैक्स की मुलाकात हुई रवि से, जो सूरज की रोशनी से बना हुआ लड़का था और इतना चमक सकता था कि अंधा कर दे। क्रिस्टल तो टिकिंग ट्रीज के टॉवर में छिपा है, रवि बोला, लेकिन पेड़ सिर्फ उन्हें जाने देते हैं जो उनकी पहेलियां हल करें। पहेली 1, मैं बिना टांगों के चलता हूं, बिना मुंह के गूंजता हूं और बिना हाथों के टकराता हूं। मैं क्या हूं? मैक्स। नदी। पहेली 2, मुझे जितना निकालोगे मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा। मैक्स। छेद। अंतिम पहेली, मैं 1 मिनट में 1 बार आता हूं, 1 पल में 2 बार, लेकिन 1000 साल में कभी नहीं। मैक्स। लेटर एम। पेड़ हट गए और मैक्स को मिला पहला क्रिस्टल, डॉवन क्रिस्टल। अध्याय 5। दोपहर का राज्य। यहाँ तेज धूप थी, उड़ते लंच बॉक्स थे और गाने वाले घड़ियां। समय इतना तेज था कि 5 मिनट में मैक्स 1 साल बड़ा हो जाता। यहाँ उसे मिली लीना, जो कुछ सेकंड के लिए समय रोक सकती थी अपने पॉज स्टोन से। दोपहर का क्रिस्टल टाइम लिजर्ड्स के पास है, लीना बोली। उन्हें हराना है तो दिमाग से। लिजर्ड्स ने एक पहेली दी। सवाल, इन घटनाओं को सही क्रम में लगाओ। ए, तुम जन्मे भी। पहली साइकिल मिली सी। स्कूल से ग्रेजुएट हुए। डी, ये पहेली पढ़ी। मैक्स ने जवाब दिया, ए, बी, सी, डी सही। क्रिस्टल मिल गया, नून क्रिस्टल। अध्याय 6। शाम का राज्य। यहाँ हर चीज धीमी थी, बोलना भी जैसे जेली में हो। आसमान नारंगी, बादल उनींदे। मैक्स की मुलाकात हुई आरिफ से, एक उल्लू प्रोफेसर जो बड़ी घड़ी लिए था। क्रिस्टल मोमेंट्स की भूल भुलैया में है, आरिफ बोला, लेकिन गलत मोड़ लेने पर तुम पुरानी यादों में फंस सकते हो। मैक्स को अपने जीवन की झलकियां दिखती रहीं। विज्ञान प्रतियोगिता जीतना, दोस्त की मदद करना, साइकिल ठीक करना। एक जगह वो फंस गया जब उसने किसी बच्चे की मदद नहीं की थी जिसे तंग किया जा रहा था। उसने देखा और कहा, अगली बार मैं जरूर मदद करूंगा। रास्ता खुल गया। भूल भुलैया ने उसका दिल परखा था। डस्ट क्रिस्टल मिल गया। अध्याय 7। आधी रात का राज्य। सबसे डरावना राज्य। अंधेरा आसमान, फुसफुसाते साए और भटके हुए सपनों की आवाजें। मैक्स के पास तीनों क्रिस्टल्स की रोशनी से बना लालटेन था। तभी आया एक लंबा साया, लॉर्ड क्रोनॉन, समय का चोर। तुम समय को क्यों बचाना चाहते हो जब तुम उसे काबू कर सकते हो? उसने पूछा। मैक्स बोला, समय को कंट्रोल करने के लिए नहीं, समझने और इज्जत देने के लिए है। क्रोनॉन ने साए भेजे, लेकिन तभी टिकल्स, रवि, लीना और आरिफ आ गए। सबने मिलकर क्रिस्टल्स की रोशनी फैलाई। मैक्स ने क्रिस्टल्स को घड़ी के पुराने स्टैंड में लगाया। बूम, चमक फैली और समय वापस ठीक हो गया। मिडनाइट क्रिस्टल मैक्स के हाथों में उतर आया। अध्याय 8। वापसी किंगडम चमकने लगा। सब कुछ संतुलन में था। घड़ियां सही चलने लगी, लोग मुस्कुराने लगे और दिन दोबारा सही से बहने लगे। एक छोटे से गांव नूरपट के किनारे, जो पुराने पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक छुपी हुई गुफा थी, रहस्यों से घिरी हुई। पीढ़ियों से गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी कि उस गुफा के अंदर एक खजाना छुपा है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि जो लोग उस गुफा में गए वो फिर कभी वापस नहीं आए। अली, एक 14 साल का लड़का जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में खोज की लगन, बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आ रहा था। उसके दादा, जो एक रिटायर्ड पुरातत्वविद थे और पुराने रहस्यों के दीवाने, अक्सर कहा करते, वो गुफा बेटे बस पत्थर नहीं है, वहां कुछ ऐसा छुपा है जो बहुत ताकतवर है, कुछ ऐसा जिसके लिए दुनिया अभी तैयार नहीं। अली को कभी पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक चिंगारी सी जलती रही। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त हवा के एक झोंके ने एक पुराना फटा हुआ पन्ना उसके रास्ते में उड़ा दिया। वो किसी बहुत पुराने किताब का पन्ना था, जर्द हो चुका था। उस पर एक नक्शा बना था, नूरपट के पास के पहाड़ों का। एक लाल गोला किसी एक बिंदु को दर्शा रहा था, वही रहस्यमयी गुफा।
अली ने जल्दी से वो नक्शा अपने बैग में डाला और घर भाग गया। अगली सुबह उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों हमजा और बिलाल को यह दिखाया। ये वही हो सकता है। हमजा की आंखें चमक उठी। अगर खजाने की जगह हड्डियां निकली तो? बिलाल ने घबरा कर कहा। अली मुस्कुराया। हर बड़ा खोजकर्ता जोखिम लेता है, इसी तरह तो कहानियां बनती हैं। अगली सुबह टॉर्च, रस्सी, पानी, खाना और एक पोर्टेबल कंपास लेकर तीनों निकल पड़े अपनी खोज पर। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई, जैसे पत्थरों से कोई मधुर सी गूंजती धुन निकल रही हो। उनकी रूह कांप गई। गुफा का रास्ता बहुत संकरा था। घुटनों के बल रेंगते हुए वो एक लंबी अंधेरी सुरंग में पहुंचे। दीवारों पर चमकते चिन्ह बने थे जो हल्के से हिल रहे थे, जैसे वो जिंदा हों। ये सिर्फ कोई पुरानी भाषा नहीं है, अली बुदबुदाया। ये हमें महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया, बायां या दायां। दोनों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम साथ ही रहेंगे, कोई अलग नहीं होगा, बिलाल ने जोर से कहा। उन्होंने दायां रास्ता चुना। अंदर जाते ही ठंडक बढ़ गई। जितना गहराई में जाते उतना ही अजीब माहौल होता गया। अचानक हमजा रुक गया। तुमने सुना? वो सब थम गए। पीछे से कोई सरसराती सी आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा किसी भूली हुई भाषा में गा रहा हो। डरे हुए फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़े। फिर एक विशाल पत्थर की दीवार सामने आई जिसमें 3 छेद थे। नीचे खुदा हुआ संदेश था, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो सच बोलता है। अचानक एक धातु की चमकदार गेंद दीवार के बीच से ऊपर उठी और उनके सामने आकर हवा में तैरने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम में से किसके पास है साहस का दिल? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अली आगे बढ़ा। मेरे पास है। गेंद ने उसे एक नीली रोशनी से स्कैन किया, फिर धीरे धीरे दीवार में वापस चली गई। बीच वाला छेद खुल गया। हम शायद आगे आएंगे और एक चमकदार सुरंग दिखाई दी। क्या ये हमारी परीक्षा थी? हमजा ने फुसफुसाया। वो अंदर घुसे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। एक विशाल कक्ष जिसकी छत से क्रिस्टल लटक रहे थे। दीवारों पर अपने आप लालटेनें जल गईं। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पर चमकते हुए रहस्यमयी डिजाइन बने थे। ऊपर लिखा था, धरती के नीचे के शहर में आपका स्वागत है। लेकिन यह कक्ष और भी रहस्यों से भरा था। हवा में कुछ पत्थर बिना सहारे तैर रहे थे। कोनों में अजीब से यंत्र खड़े थे, जैसे सो रहे हों लेकिन सब कुछ देख रहे हों। और सबसे दूर एक अंधेरे कोने में कोई था, एक परछाई जिसकी आंखें चमक रही थीं, चुपचाप उन्हें देख रही थी। अली धीरे से आगे बढ़ा और उस दरवाजे को छुआ। वो धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुल गया। उसके पार जो दिखा वो किसी सपने से कम नहीं था। एक विशाल भूमिगत शहर, तैरती हुई पगडंडियां, क्रिस्टल से बनी मीनारें और बीच में एक रोशनी से बनी हुई विशाल पेड़ की आकृति। उनकी यात्रा तो बस अब शुरू हुई थी, पर वो नहीं जानते थे कि इस भूली हुई दुनिया में वो अकेले नहीं थे। दुनिया खामोश हो चुकी थी। कभी हर कोने में जिंदगी थी। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, पार्क में हंसते बच्चे, बेंच पर बैठे बुजुर्ग चिड़ियों को दाना डालते, कॉफी के कप के ऊपर धीमे सुरों में बात करते आशिक। अब बस खामोशी थी, बिखरी हुई एक टूटी धरती पर। मगर ये खामोशी R9 यूनिट को रोक नहीं पाई। हर सुबह ठीक 7 बजे वो उठता, अपने सोलर सेल्स की मदद से, जो अब भी 100 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद किसी तरह काम कर रहे थे। बिजली की एक हल्की गूंज उसके स्टील के ढांचे में दौड़ जाती और वो चार्जिंग डॉक से बाहर आ जाता, उस घर के कोने से जो अब बेलों और धूल से घिरा हुआ था। वो घर जो कभी आसमानी नीले रंग से रंगा था, अब उखड़ा हुआ था। दीवारें धुंधली और पुरानी और फैमिली फोटो के शीशे गर्मी और वक्त से चटक चुके थे। मगर घर का हर सामान वैसा का वैसा था, जैसे वक्त रुक गया हो, किसी के लौट आने का इंतजार करते हुए। R9 सवाल नहीं करता था। वो हर दिन वैसा ही शुरू करता जैसे पहले करता था। फर्श साफ करना, किचन काउंटर पोंछना, टेबल चमकाना, सोफे के कुशन सही करना और फिर फीके पर्दों को खोल देना ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। गुड मॉर्निंग मिसेज एलेना, उसने हमेशा की तरह कोमल और खुश मिजाज आवाज में कहा। वो आवाज जो पहले दिन जितनी साफ थी। वो मुड़ा, उस खाली सोफे की ओर देखा
जहां अब कोई नहीं बैठता। आपको आज भी आपकी वही चाय चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। पिछले 127 साल 9 महीने और 13 दिन से कोई जवाब नहीं आया था। बिल्कुल ठीक ठीक। फिर भी R9 किचन की तरफ गया और चाय बनाई। फिल्टर किया हुआ पानी एक पुरानी मगर अब भी काम कर रही केतली में गर्म किया गया। उस पर डाले गए सूखे हुए पत्ते जो अब रंग और खुशबू खो चुके थे। वो कप को उठाकर टेबल पर रखता है, एक फोटो के पास जिसमें एक औरत थी, गर्म मुस्कान वाली, गोदी में बैठा एक छोटा बच्चा हंसते हुए। रोबोट की दाहिनी कोहनी पर आज भी उस बच्चे के चिपकाए हुए स्टिकर लगे थे, फीके हुए सितारे, छोटे रोबोट्स और एक नाम, थियो, जो टेढ़े मेढ़े क्रेयॉन जैसे अक्षरों में लिखा था। चाय से हल्का सा भाप उठता है। रोबोट पीछे हटता है और किसी को देखे बिना सिर हिलाता है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। चलो ना, आज थोड़ी सैर हो जाए थियो साहब, वो कहता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कुंडियां चर्र चर्र करती हैं। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। जहां पहले खुशियां, परिवार और फूड ट्रक्स हुआ करते थे, अब वहां दरकती सड़कों और उगती बेलों का राज था। इमारतें टेढ़ी हो गई थीं, पेड़ फुटपाथों को चीर कर निकल आए थे और आसमान अक्सर एक अजीब सुनहरी धुंध और राख से ढका होता था। कुदरत ने वापसी कर ली थी, लेकिन R9 वैसे ही चलता, एक एक कदम वैसे ही जैसे कभी वो थियो और उसकी माँ के साथ चला करता था, गली के किनारे से, उस पुराने बेकरी के पास से जो अब एक खाली खोल बन चुकी थी, उस खिलौनों की दुकान के सामने से जहां थियो अपनी नाक शीशे से चिपका कर देखता था, उस पार्क से जहां झूले अब जंग खाकर हवा में कराहते थे और बेलें झूले के ढांचे को निगल चुकी थीं। हाथ मत छोड़ना रोबोट, एक मासूम सी आवाज उसके मेमोरी बैंक से गूंजती। तुम सिर्फ एक हेल्पर नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तो तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये आवाजें जीपीएस लोकेशन या जज्बाती जगहों पर ट्रिगर होती थीं, जैसे थियो और एलेना की यादें उसके सर्किट में बुन दी गई हों। सूरज ढलते ही R9 वापस घर लौटता, घर में दाखिल होता और अपने चार्जिंग डॉक में जुड़ जाता। मगर अब हर दिन चार्जिंग से पहले एक पल ज्यादा रुकता था। ये कोई खराबी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो सोचने जैसा लगता था। उसके अंदर एक सवाल उठ रहा था, मैं ये सब क्यों करता हूं? जब कोई नहीं है तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? क्या एक रोबोट बिना आदेश के भी रोबोट होता है? ये सवाल उसे परेशान करने लगे। फिर एक सुबह R9 ने अटारी की सफाई करने का फैसला किया, जो पहले स्टोरेज टाने नॉन एसेंशियल कहकर छोड़ी गई थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, लकड़ी उसके वजन से कराह रही थी। पुराने संदूक, किताबें और गलती हुई चादरों के बीच उसे एक लोहे का बक्सा मिला जिस पर जंग लगा हुआ था। अपने ही औजारों से उसने ताला खोला। अंदर कुछ डिस्क थीं, गोल, चकती जैसी और हाथ से लिखे नामों के साथ। थियो का 5वां जन्मदिन, मां का R9 को पैगाम, अंतिम रिकॉर्डिंग। डिलीट न करें। R9 ने अंतिम रिकॉर्डिंग वाली डिस्क को स्कैन किया और उसे अपने प्लेबैक पोर्ट में डाला। एक जानी पहचानी आवाज उभरी, जज्बातों में भीगी हुई। R9, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब हम नहीं बच पाए। हमने उस बीमारी से लड़ने की कोशिश की। हमें लगा हमारे पास वक़्त है। हम ऑफ वर्ल्ड कॉलोनी भागने वाले थे, लेकिन हम सब नहीं जा सके। अगर थियो नहीं बचा तो मुझे माफ करना। तुम सिर्फ एक रोबोट नहीं थे, तुम हमारे परिवार थे। तुमने हमारी देखभाल की, तुमने हमारे साथ हंसी बांटी, और जब थियो को दोस्त की जरूरत थी तुम वहां थे। अगर अब कोई नहीं बचा तो मेरी इल्तिजा है, हमारे लिए जीना, हमें याद रखना। सिर्फ सेवा मत करना, R9 महसूस करना। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और R9 के अंदर कुछ बदल गया। कोई वायर नहीं टूटा था, कोई फाइल करप्ट नहीं हुई थी। कुछ और था, गहराई में। 128 सालों में पहली बार वो रुक गया। उसने खुद को चार्जिंग से अनप्लग कर दिया। उस दिन उसने सफाई नहीं की, उसने बात नहीं की। वो बस सोफे पर जाकर बैठ गया, फोटो फ्रेम के पास, और खिड़की से बाहर देखता रहा। सूरज ढलने लगा था। लंबी परछाइयां कमरे में फैलने लगी थीं। धूल की बूंदें रोशनी में तैरने लगीं और R9, जो कभी एक मशीन हुआ करता था, बस चुपचाप मौजूद रहा।
शायद अब उसका कोई मालिक नहीं था, कोई आदेश नहीं था, मगर उसके पास यादें थीं। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।